नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल आतंकी संगठन आईएस के भारत में पैर जमाने और उससे उभरते खतरे का। आईएस के खौफनाक आतंकी हमलों की खबरें कब अखबार और टेलीविजन से निकलकर भारत में हमारे और आपके सामने खड़ी हो गईं, इसका अंदाजा बीते 24 घंटे में ज्यादा लगा है जब मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन ब्लास्ट के तार लखनऊ से कानपुर तक जुड़ गए और सबके पीछे आतंकी संगठन आईएस का हाथ साफ हो गया। खबर बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि भारत में आईएस मॉड्यूल की ये पहली आतंकी घटना है, जिसका मतलब साफ है कि आईएस ने पूरे देश में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक आतंक फैलाने की साजिश रचने वाले खूंखार आतंकी सैफुल्लाह को 12 घंटे की मुठभेड़ के बाद आखिरकार मार गिराया गया। लेकिन जो खबर कामयाबी की तरह दिख रही है, दरअसल वो चिंता की शुरुआत भर है, क्योंकि आतंकी सैफुल्लाह आईएस के खुरासान मॉडल का सदस्य था और इनकी साजिश पूरे यूपी को दहलाने की थी। मार्च की 22 तारीख को बाराबंकी में बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी चल रही थी। आतंक का यह खुरासान मॉड्यूल कब से काम कर रहा है इसका तो कोई अंदाजा नहीं, लेकिन इस मॉड्यूल ने देश को अपनी मौजूदगी का सबूत ट्रेन ब्लास्ट के जरिए दे दिया है। आपको यह समझाएं कि आतंक का खुरासान मॉडल दरअसल है क्या और कितना बड़ा खतरा अब देश के सामने खड़ा है। उससे पहले सुनते हैं कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या जानकारी दी। कुछ इनपुट्स हमें बाहर से प्राप्त हुए थे, उसके ऊपर टीम्स बना के कई जिलों में दबिशें दी गई। उन सभी जिलों में हमें सफलता मिली। यहाँ पे भी लखनऊ में भी हमें सफलता मिली। जितने भी मुलजिम पकड़े गए हैं उन सबसे प्रॉपर इंटेरोगेशन करें, पूरा कोऑर्डिनेटेड मैनर में आगे इसको कोर्ट के लिए तैयार करें केस को, और इसमें जितनी भी और अतिरिक्त सूचनाएं हमें अब प्राप्त होंगी उसके ऊपर भी हमें एक्शन करना है। एक पूरा का पूरा मॉड्यूल था, ये बाहर कभी नहीं गया है एज सच, और बाहर से भी इसका कोई लिंक नहीं है, परंतु इन्होंने यहीं बैठकर उसी वेबसाइट्स पे ऐसा लिटरेचर पढ़कर अपने आप को इतना ज्यादा मिसगाइड कर लिया है कि वो इस दिशा की तरफ चल पड़े। एक एक्टिव सेल है और उन्होंने घटना कर रही थी लगातार, और उसमें जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई उसमें ये लोग शामिल थे, वो वहीं से ही खुलासा हुआ है। और जो इनपुट्स हमें प्राप्त हुए उसके आधार पर जो यहाँ दबिशें दी गई उसके बाद और कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। मध्य प्रदेश में ब्लास्ट होता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, टिप ऑफ मिलता है और फिर लखनऊ में पूरा एनकाउंटर होता है, कानपुर इटावा जैसी जगहों से गिरफ्तारियां होती हैं और पता चलता है पूरा मॉड्यूल चल रहा था। मॉड्यूल क्या था? खुरासान मॉड्यूल। अब ये खुरासान मॉड्यूल क्या है वो आपको बताते हैं। दुनिया में आतंक के आका बगदादी ने इस खुरासान मॉड्यूल को नाम दिया। अब वो मॉड्यूल क्या समझिए, बगदादी ने 2020 तक हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया पर कब्जे के लिए एक नक्शा तैयार किया था। अब वो नक्शा क्या है? नक्शे में स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के हिस्से को अरबी में अंदालुस नाम दिया गया है। इसके अलावा भारत समेत एशिया के जो बड़े हिस्से हैं उसे खुरासान नाम दिया गया है, यानी भारत और उसके आसपास के हिस्से। खुरासान में पाकिस्तान आ जाता है, चीन आ जाता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के साथ भारत भी इस खुरासान का हिस्सा है जिस पर उसे कब्जा करना है, और इसीलिए इसे खुरासान मॉडल नाम दिया गया है। और ये जो लड़के थे ये इसी खुरासान मॉडल को अपना रहे थे ताकि भारत में उसको फैलाया जा सके आईएस को। पुलिस के मुताबिक कानपुर लखनऊ के कुछ लोकल लड़कों ने आईएस के इसी खुरासान मॉडल से प्रभावित होकर खुरासान नाम का एक पूरा ग्रुप तैयार किया। एडीजी के मुताबिक इन लड़कों ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपना ग्रुप खड़ा किया और फिर ये लोग एक दूसरे के संपर्क में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी करने लगे। कौन है इस ग्रुप में शामिल, हम आपको उनके नाम बताते हैं। इस ग्रुप में ये पूरा नेटवर्क जो है वो कैसे फैला था। आतिफ मुजफ्फर, ये कानपुर से पकड़ा गया है, ये इसमें शामिल था। इसके अलावा जीएम खान को आप देख रहे हैं, ये भी कानपुर में, और अलीगढ़ में इसकी जिम्मेदारी दानिश अख्तर नाम का शख्स संभाल रहा था। फिर ये नेटवर्क नीचे जाता है, इसमें अजहर खलीफा, ये कानपुर से, और मोहम्मद सैफुल्लाह जिसका एनकाउंटर हुआ है लखनऊ में, ये भी शामिल था। मोहम्मद फैजल खान कानपुर में, हुसैन कानपुर में, और ये सारे लड़के जो आप देख रहे हैं ये 25 से 30-35 साल के बीच के लड़के हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं। एटीएस का दावा है कि ट्रेन धमाके में इसी खुरासान मॉड्यूल का हाथ है, लेकिन आतंक का खुरासान मॉड्यूल सिर्फ इन लड़कों के बस की बात नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि इसका मास्टरमाइंड हिंदुस्तान के दक्षिण में बैठा है और वहीं साजिश रची जाती है और अंजाम के लिए उत्तर भारत के हिस्से का चुनाव किया जाता है। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए जिससे आपको साफ हो जाएगा कि कितना बड़ा ये नेटवर्क था। यहां आप देखिए 8 पिस्टल दिख रही है, ये जो बोतलें आप देख रहे हैं इसमें बारूद है। इसके अलावा बम बनाने का सामान, 6 से 8 मोबाइल वहां पर दिख रहे हैं। ये पूरा सामान जो आप देख रहे हैं ये बम बनाने का सामान है। इतना ही नहीं, यहां पर पूरा शेड्यूल था। आईएस का झंडा आपकी स्क्रीन पर है, ये वहां से बरामद किया गया है।
पासपोर्ट मिले हैं 5 से 6, वॉकी टॉकी मिला है। ये भारतीय रेल का नक्शा वहां से बरामद किया गया है। और आप ध्यान रखिए कि शाहजहांपुर में ट्रेन में ही धमाका हुआ था, तो भारतीय ट्रेन में धमाका करने की मंशा हो सकती है। ये वो कमरा है जहां पर कल एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है सैफुल्लाह। और ये वो तस्वीर, 4 आप देख रहे चाकू है, 8 पिस्टल है, बड़ी संख्या में गोलियां हैं, कैश है, सोना मिला है, ये सब कुछ वहां से मिला है। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसके बाद खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें आईएस का हाथ है, क्योंकि जो पाइप बम इस्तेमाल हुआ धमाका करने के लिए उसकी तस्वीर सीरिया भेजी इन आतंकियों ने। उन्होंने जो पाइप बम रखा था अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, ये सुनिश्चित किया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि इसमें आईएस का हाथ है। अब सवाल यह है कि नेटवर्क कितना बड़ा हो गया था। और कुछ सवाल हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं जो आज हम उठा रहे हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में सरकार और सिस्टम के सामने देखते देखते कैसे आईएस का रिक्रूटमेंट सेंटर बन गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहां जिस घर में कल एनकाउंटर हुआ वहीं बहाली होती थी आईएस के लिए। आतंकी सैफुल्लाह का मारा जाना पुलिस की कामयाबी मानी जाए या देर से जागने की बड़ी चूक के तौर पर इसे देखा जाए। आईएस के खुरासान मॉडल के जरिए दक्षिण से लेकर उत्तर तक देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन खुफिया एजेंसीज को ब्लास्ट के बाद ही इसकी खबर क्यों लगी, पहले क्यों नहीं लगी? और देश में आईएस के पहले ब्लास्ट के बाद खतरा कितना बढ़ चुका है, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नल दानवीर सिंह जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लगातार इस खबर पर लखनऊ से नजर रखे हुए हैं। कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, इस पूरे मामले में अपडेट जानकारी क्या है आपके पास, और रिक्रूटमेंट सेंटर उस घर से चल कैसे रहा था? सुशांत, मैं आपको और भी महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि जिस समय इनकी बस से गिरफ्तारी हुई थी, ये तीनों के तीनों आतंकवादी जो है वो पंचमढ़ी जाना चाहते थे, वहां पर कुछ दिन छुट्टी बिताना चाहते थे। हमारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उनका जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उसमें और भी दूसरे वीडियो हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है और एटीएस मध्य प्रदेश इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर वो वीडियो किससे जुड़े हुए हैं। अब आगे सुशांत, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा था, कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा था, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे पासपोर्ट मिले हैं, बहुत सारे पहचान पत्र मिले हैं, और अब उनके ईमेल को खंगालने का काम शुरू हो रहा है। 7-8 मोबाइल उनके पास बरामद हुए हैं। उनके सिम कार्ड को जांचने का काम शुरू कर दिया है एटीएस और उत्तर प्रदेश के एटीएस ने। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इटावा के बकेवर में जो आतंकवादी पकड़ा गया है, उसको पकड़ने के लिए तेलंगाना से एक टीम पिछले 4 दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए थी। और जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है, इनका जो आका है, वो दक्षिण में कहीं न कहीं बैठा हुआ है और उसने एक के बाद एक करके अपने रिक्रूटमेंट को अंजाम देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि अब इन लोगों का आमना सामना कराया जाएगा, क्योंकि कानपुर का जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो पिछले 10 साल से उस इलाके में रहता था। सुशांत, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। तो आप समझ सकते हैं कि स्लीपर सेल किस तरीके से एक्टिवेट किया गया है, और मैं समझता हूं कि हर जिले में इनका कोई न कोई आदमी होगा। और जो टेलीफोन से इनकी लगातार बातचीत हुई होगी, उस डिटेल से आगे बढ़ा जा रहा है। कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल दानवीर सिंह, एक तो आईएस का पहले अब तक जितनी गिरफ्तारियां होती थी, केरल से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें लिटरेचर मिलते थे। इस तरीके से असलाह मिलना, बम बनाने का सामान मिलना और एक धमाका कर देना, और ये पूरा नेटवर्क दिखना जिसमें लोकल लड़के जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, ये काफी गंभीर बात है और काफी बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, ऑनलाइन मोटिवेशन प्राप्त किया, ये एक चिंता का विषय सबके लिए होना चाहिए। जहां तक इनका जो एक्शन हुआ है, जिस प्रकार से इन्होंने ब्लास्ट किया है और जो मटेरियल इनके पास मिला है, तो मैं
इस मोडस ऑपरेंडी को इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जोड़ के देखता हूं। ये सिमिलैरिटी बिल्कुल कॉमन है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट में। लो इंटेंसिटी के पाइप बॉम्ब्स बनाना और इस प्रकार से एक्टिविटी करना। अब जब हम आईएस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से चित्र जिहादी जॉन का आ जाता है और सीरिया में उस प्रकार के खूंखार आतंकवादियों का आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में आईएस का हवाला देते हैं तो मेरे ख्याल से हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक चीज जल्दी से मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले ये भी समझा दीजिए जी कि क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है कि इस तरीके से 8-8, 10-10 साल से जो लोग रह रहे हैं वो स्लीपर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ग्रुप बना ले रहे हैं और लोगों को प्रभावित कर ले रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं चल रहा, पुलिस को पता ही नहीं चल रहा। हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपका जो डेटा सर्विलेंस जो है, इंटरनेट पे सर्विलेंस जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें चूक तो हुई है। इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई और घटना के बाद में आप हरकत में आए और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई वो सब हमने देखी। तो डेफिनेटली चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये नाकामी की तरफ क्योंकि ये देखिए सर, अगर मध्य प्रदेश में वो ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो शायद लखनऊ में जो चीजें चल रही हैं और जो बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश चल रही थी उसका भी पता नहीं चल पाता। और वो ब्लास्ट जो शाहजहांपुर में हुआ वो क्यों नहीं रोका जा सका, इसको लेकर भी सवाल होगा। देखिए, अब जो आधिकारिक तौर से बोला गया है कि एनआईए जो है ट्रैक कर रहा था इनको और इनके ऊपर नजर रखे हुए था, तो वो तो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं। लेकिन अगर नजर रखे हुए था तो ट्रेन का ब्लास्ट क्यों नहीं रोका गया? और ट्रेन का ब्लास्ट एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था जो कि इतना बड़ा नहीं निकला, क्योंकि इनके पास जो लॉजिस्टिक्स थे वो उस प्रकार के नहीं थे कि बहुत भारी नुकसान पहुंचा सके। अरविंद हमारे साथ। अरविंद, एक बात और बताइए, क्या अभी भी इस मामले में छानबीन और तफ्तीश जो चल रही है उसके अलावा छापेमारी भी चल रही है क्या? और लोग भी पकड़े जा सकते हैं क्या? और इसके तार उत्तर प्रदेश तक ही रुकेंगे या और दूसरे राज्यों में भी फैले हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है क्या? सुशांत, मैं आपको बता दूं कि इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा मैंने बताया कि इटावा से जिस आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है उसको तेलंगाना की जो इंटेलिजेंस थी वो गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। पिछले 4 दिनों से वो बकेवर इलाके में उन्होंने डेरा डाला हुआ था और 4 दिनों के बाद क्राइम ब्रांच की मदद से वो गिरफ्तारी हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद बहुत सारे नए नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए लगभग हर शहर में एक एक करके आदमियों को खड़ा किया है और मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा रिक्रूटमेंट सेल जो है वो लखनऊ में काम कर रहा था और किसी को इस बात की भनक नहीं है। ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठाता है और कई सारे सवाल पुलिस के सामने, खुफिया विभाग के सामने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बात की जानकारी एनआईए और आईबी को थी कि यहां विस्फोट होने वाला है। आप सुशांत अगर अंदाजा लगाएं कि जो पाइप बम जो ऊपर रखा हुआ था अगर वो सीट के नीचे होता तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोगों की जानें जा सकती थी। तो आप ये सहज ही अंदाजा लगाइए कि ये बहुत बड़ी नाकामी मैं इसको मानता हूं। कर्नल दानवीर, ये पाइप बम क्या, जरा दर्शकों के लिए एक बार समझाइए कि ये पाइप बम क्या होता है जिसका जिक्र कर रहे हैं अरविंद भी और लगातार कल से जांच के बाद बात सामने। जी हाँ, जैसे आपने वो तस्वीर दिखाई जो एटीएस के जो रिकवरीज की तस्वीर थी उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो पाइप प्लम्बिंग में जो पाइप काम आता है उसके टी जंक्शंस है और स्टॉप कॉक्स हैं। स्टॉप कॉक्स के अंदर छेद भी नजर आता है, जिस प्रकार से रखे हुए अगर आप उसको एनलार्ज करके देखें तो छेद भी नजर आता है। और आपने बताया कि वो कोको कोला वगैरह की प्लास्टिक की बोतल में लो एक्सप्लोजिव है, गन पाउडर है, तो वो उसमें भर के और दिवाली के पटाखे भी देखे होंगे, लाल कलर के दिवाली के पटाखे भी हैं, तो वो उसको उसमें भर के और स्टॉप कॉक से उसको बंद करके और उस छेद में से दिवाली के पटाखे की अगर वो बाहर निकाल दी जाए तो वो माचिस से भी इग्नाइट किया जा सकता है और अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर लगा दिया जाए तो वो टाइमर के साथ भी एक्सप्लोड किया जा सकता है। इसका जो पाइप बम हम कह रहे हैं सर, इसका फायदा शायद ये है कि अभी तक चूंकि इतने धमाके भारत में हो चुके हैं बीते कई सालों में, लोगों को ये आइडिया हो गया कि कोई टिफिन अगर खाली दिख जाए या रखा हुआ दिख जाए या कोई बैग दिख जाए तो लोग सचेत हो जाते हैं। लेकिन ये पाइप बम हो सकता है या एक पाइप में बम हो सकता है, ये लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा और ट्रेन में किसी सीट के बीच में डाल देना शायद आसान होगा। लेकिन ये पाइप का बम ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक पाइप पड़ा हुआ है इनोसेंट होगा और ट्रेन में किसी सीट के बीच में डाल देना शायद आसान होगा। लेकिन ये पाइप का बॉम्ब ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक पाइप पड़ा हुआ है इनोसेंट। अच्छा। उसके साथ में
कुछ ना कुछ तारे नजर आएंगे, कुछ घड़ी नजर आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस नजर आएगा, मोबाइल भी हो सकता है जो उसके साथ में टेप्ड अप होगा, तो फिर वो दूर से नजर आ जाएगा। और इसमें जो बड़ी खतरा जो मुझे लगता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि जिस हिसाब से हाइपर नेशनलिज्म एक सब सरफेस सोसाइटी में फैला हुआ है, ऐसी सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर इस प्रकार की घटनाएं चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो एक बड़े कम्युनल हादसे में तब्दील हो सकती है और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। और होली नजदीक आ रही है तो उसको उससे जोड़ के देखा जाए तो उसका डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें बहुत सीरियसली और गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए। ठीक है अरविंद, एक बात और बताइए कि सैफुल्ला के पिता ने तो ये कह दिया कि हम सैफुल्ला का शव नहीं लेंगे क्योंकि वो देश विरोधी था, देशद्रोही था। दूसरे जो लोग पकड़े गए हैं, क्या उनका परिवार भी है उत्तर प्रदेश में, और जो आसपास के लोग हैं उनको क्या किसी भी तरह की कोई भनक थी कि ये लोग इस तरीके की हरकत में शामिल हो सकते हैं? सुशांत, जैसे कानपुर से जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जैसा मैंने बताया कि पिछले 10 साल से वो वहां पे रह रहा था। उन्नाव से जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो भी काफी समय से रह रहा था। जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, और उसके बारे में एटीएस जो है छानबीन कर रही है। और मैं समझता हूं कि इसमें एनआईए भी जुड़ गई है। इसके तार बहुत सारे, इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे लोग शामिल है सुशांत। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कड़ी इतनी छोटी नहीं है जितनी अभी समझ में आ रही है। ये बहुत लंबी कड़ी है और इसके तार पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। हो सकता है इसका मुख्यालय लखनऊ हो सकता है, कानपुर हो सकता है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय में आजमगढ़ से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही थी। उस समय सिमी का और यासीन भटकल का दौर था, आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी जिस तरीके से सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके अपने पूरे सिस्टम को खड़ा किया है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो यूनिट है एटीएस, वो भी मध्य प्रदेश में भी इस बात की जांच कर रही है। और आज मैंने सुबह यहाँ के आईजी और एसएसपी दोनों लोगों से बातचीत की थी, क्योंकि यहाँ पे 7वें चरण का चुनाव चल रहा था। लेकिन उन लोगों ने भी इस बात की आशंका जताई है, क्योंकि आज चुनाव था, लेकिन कल परसों से आप देखेंगे कि बनारस और उसके आसपास की जगहों पे भी आपको बहुत सारे कर्नल दानवीर, आखिर में गिरफ्तारियां हो रही पूरे है। मामले में अगर ये खतरा इतना बड़ा है और सरकार को ये पता था, गृह मंत्री ने भी बार बार कहा था कि आईएस का खतरा है, बावजूद उसके अगर ये नेटवर्क इतना फैला है तो अब सरकार को आगे क्या करने की जरूरत है कि इसको तोड़ा जा सके और रोका जा सके? देखिए, सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इस कंट्री के अंदर पुलिसिंग का सवाल है कि हमारे यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शंस इतनी बटी हुई हैं कि उनमें तालमेल नहीं होता। कल मैं जब ये इस प्रकरण को देख रहा था, सुन रहा था, तो उसमें यह भी पता लगा कि लोकल थाने वालों ने एकदम से सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया जो भी एजेंसीज वहां पे ऑपरेट कर रही थी। तो ये इंटर स्टेट में प्रॉब्लम है, सेंटर और स्टेट में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल के ऊपर काउंटर टेररिज्म नेटवर्क जो पहले प्रपोज्ड भी था उसको लाने की जरूरत है। अब पता नहीं, जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो उसके विरोध में थे, क्या वो अभी भी विरोध में होंगे? मेरे ख्याल से ये सब चीजें, लेकिन हमें एक साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा, ये बहुत साफ है। क्योंकि आप आतंकी देखिए, इनका कनेक्शन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर पुलिस और केंद्र के बीच में या एक राज्य की पुलिस और दूसरे राज्य की पुलिस में ये दिक्कतें रहेंगी तो समस्या बहुत गंभीर होती जाएगी। और आईएस का देश में पहला धमाका कर देना एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ देश के सामने खड़ा हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरविंद, आपका शुक्रिया। कर्नल दानवीर, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।